है गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, इससे पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएँ, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और देखो, मैं उनकी प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी बना दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं 26 नंबर पे। ठीक है, इसमें प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी के बारे में बात कर रहा है कि कितनी होती है। तो 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, बी है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, सी है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, और डी है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होती है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। फर्स्ट है कि तरंग के समान, और बी है कि कण के समान, सी है तरंग एवं कण दोनों के समान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कण और तरंग मतलब दोनों के समान होती है, मतलब वेव एंड पार्टिकल दोनों के समान होती है, बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्सम एप्सम का औद्योगिक नाम बताना है, क्या है। तो फर्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, बी है फेरस सल्फेट, सी है लेड ऑक्साइड, और डी है लेड पेरोक्साइड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसी को जो है एप्सम का नाम दिया गया है, और इसका एम जी SO4 इसका सूत्र होता है, और इसे ही मतलब इंग्लिश सॉल्ट भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी की घरेलू आपूर्ति है तो आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है 0.005 ppm, बी है 0.050 ppm, सी है कि 0.500 ppm, डी ऑप्शन है 5.500 ppm। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 0.050 ppm होनी चाहिए। अगर इससे अधिक जो घरेलू आपूर्ति पानी आर्सेनिक की मात्रा होती है, उससे आर्सेनिकोसिस और ब्लैक फुट बीमारियां हो जाती हैं, और फेफड़े से भी संबंधित बीमारियां होती हैं। उसके साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और जो ये हमारा जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये आर्सेनिक की समस्या ज़्यादा है, वहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट है कि एक्रोलॉजी में घुन का अध्ययन किया जाता है। अगर साइटोलॉजी की बात करें तो इसमें मछलियों मतलब वेल एंड डॉल्फिन का अध्ययन किया जाता है। जियोपोनिक्स में तो एग्रीकल्चर का हो गया, और एक्टियोलॉजी तो इसमें मछलियों का हो गया। तो तीन तीन चार तीन चार दो एक, 3 4 1 2 1, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि नकली शराब पीने से हुई त्रासदी से जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी के कारण है वह है। तो मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, एमिल एल्कोहल है, या फिर बेंजीन एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता यह लगभग समान दो द्रव्यमानों यानी दो हिस्सों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब एक नाभिक जब नाभिक दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाता है, तो उस क्रिया के बारे में पूछा, क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है विकिरण, ए विकिरण, बी संलयन, और सी विखंडन, डी उत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, विखंडन। क्योंकि जब एक नाभिक दो पार्टों में डिवाइड होता है तो विखंडन होता है, मतलब एक परमाणु का दो भागों में वो टूट जाता है, तो इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये नाभिकीय विखंडन जो होता है, ये परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर इसी सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो होता है वो अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया का हिस्सा होता है, और जो परमाणु रिएक्टर होता है जिससे बिजली बनाई जाती है, वो नियंत्रित प्रक्रिया का नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सीमित मात्रा में न्यूट्रॉनों को छोड़ा जाता है बमबारी करने के लिए, लेकिन इसमें जो परमाणु बम में उसमें असीमित होते हैं, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम। और जो ये नाभिकीय संलयन की बात करें तो ये जो इसमें दो नाभिक जुड़ते हैं एक में, मतलब एक हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये सूर्य पे जो मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यहीं होती है, यहीं सूर्य पे। वही जो सूर्य का एनर्जी का स्रोत है, ये नाभिकीय संलयन है। और जो ये हाइड्रोजन बम होता है, वो मतलब हाइड्रोजन बम होता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। तो फर्स्ट है एंथ्रेसाइट, बी है बिटूमिन, सी है लिग्नाइट, और डी है पीट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एंथ्रेसाइट ये बहुत गहराई में मिलता है, ये बहुत सबसे पुराना कोयला होता है, इसमें कार्बन की बहुत सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ये, और इसी को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है, क्योंकि कार्बन की ज़्यादा मात्रा जिसमें होती है, जो पत्थर के समान कोयला हो जाता है, उसमें उससे एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इसीलिए इसे
सबसे उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। और निम्न कोटि की कोयले की बात करें तो ये पीट वाला होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है, जो लगभग 30 से 40% तक, और इसमें लगभग 80% के ऊपर ही होता है। ठीक है। और ये एंथ्रेसाइट कोयला जो भारत में इसकी बात करें तो इसको जनरली जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, और वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत खर्च आता है उसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो कार्बोनेशन ए ऑप्शन बी है अपपरण, और सी है ऑक्सीकरण, बी है डी है विलयन। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। जो अपपरण है ये रासायनिक अपक्षय की क्रिया नहीं है। ये तीनों कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, विलयन, मतलब एक्सफोलिएशन, ये इसकी क्रिया नहीं है, ये भौतिक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया लीन बॉडी मास के बारे में पूछा गया है। मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक हैं। बी ऑप्शन है शरीर के फैटी ऊतक हैं, सी है शरीर का कुल वजन है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक होते हैं, मतलब गैर वसा ऊतक, वो सब बॉडी लीन बॉडी मास में शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? फर्स्ट है कोक, बी है प्रोपेन, सी है पेट्रोल, डी है मोम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि प्रोपेन जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी गैस, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ये स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। और पेट्रोल और कोक, मोमबत्ती, इसमें तो वो होता है ना, मतलब पॉल्यूशन निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बी है मिथाइल एल्कोहल, सी है एसीटोन, और डी है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मिथाइल एल्कोहल, ये मतलब एंटी फ्रीज के रूप में का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से कार्बनिक अम्ल को निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? मतलब कार्बनिक अम्ल के बारे में पूछा है। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल, डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल होता है यही कार्बनिक अम्ल कहलाता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है CHO होता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक की बात करें तो इसमें H2SO4 होता है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। और नाइट्रिक अम्ल की बात करें KNO3, ये भी नहीं होता है। और हाइड्रोक्लोरिक की बात करें HCl, तो इसमें भी नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक का बना होता है? तो फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डी है कैल्शियम फास्फेट। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दंतवल्क। और ये मानव का जो सबसे कठोर अवयव होता है, मानव के शरीर का सबसे कठोर अवयव होता है। और ये मतलब हाइड्रोस्पोटिक हाइड्रोस्पोटिक खनिज ये होता है, ये हाइड्रोस्पोटिक खनिज होता है जो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक जैव न्यूनीकरण प्रदूषण है? तो फर्स्ट है प्लास्टिक, बी है तापीय प्रदूषण से निकली ऊष्मा, कांच, एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन भी सही है कि तापीय प्रदूषण से जो ऊष्मा निकलती है उसे ही जैव न्यूनीकरण को कहते हैं। जैव न्यूनीकरण का अर्थ क्या है कि मतलब जिन पदार्थों को जो पॉल्यूशन होता है, जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा, मतलब जो पॉल्यूशन निकलता है वो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपने आप अपघटित हो जाता है, तो उन्हीं को ही जैव न्यूनीकरण प्रदूषण बोलते हैं। तो ये जो तापीय प्रदूषण से जो ऊष्मा निकलती है अपने आप अपघटित हो जाती है, इसीलिए इसे जैव न्यूनीकरण प्रदूषक कहते हैं। और प्लास्टिक, कांच, इनको तो मतलब बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है तभी नहीं होते हैं, तो ये जो है नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैग्रो और आर्द्र पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है, तो इन पारतंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है। तो फर्स्ट है ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, सी है ऑरेंज कार्बन, या ब्लू कार्बन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ब्लू कार्बन होता है। ठीक है, जो मैग्रो समुद्री और आर्द्र पर्वतीय की वनस्पति से जो अवशोषित किया जाता है उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। और ग्रीन कार्बन की बात करें जो पौधों और पेड़ पौधों से जो अवशोषित किया जाता है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। ब्लैक कार्बन की बात करें जो ये जीवाश्म ईंधन है, जो जिनका जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनका जो है अर्ध ज्वलन होता है, जिससे मतलब पूरी तरह से जब ये प्रज्वलित नहीं होता है तो उससे ब्लैक कार्बन निकलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित तुम विचार कीजिए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताया। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। आर है कि मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये तो सही है, मीथेन को सीधे लाया जा सकता है, क्योंकि जो घरेलू में जैसे गोबर गैस नहीं बनी होती, गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि गोबर गैस से तो उसको डायरेक्टली हम खाना बनाने में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो द्रवित पेट्रोलियम गैस की बात की जाती है ये मीथेन का घटक नहीं होता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ना कि मीथेन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो आर सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए गलत है, आर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किस एक खाद्य परिरक्षक को प्रयोग मृदुपेय में किया जाता है? तो एपोक्साइड, बी है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सी है सोडियम बेंजोएट और डी है सार्बिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सोडियम बेंजोएट। इसे परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे अचार बनाने में, किसी भोजन को सुरक्षित रखने में, या फिर मुरब्बा, ये मतलब किसी फल परिरक्षक के रूप में, और जैसे होते हैं उन सब चीज़ों में इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है साइट्रिक अम्ल अंगूर, बी है एसिटिक अम्ल सिरका, सी है टार्ट्रिक अम्ल इमली, डी है फार्मिक अम्ल चींटी। तो ये ऑप्शन नहीं चाहिए। जो साइट्रिक अम्ल होता है ये नींबू के फलों में पाया जाता है, ना कि अंगूर में। और अंगूर में बात करें तो ये टार्ट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है, इसमें साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं? तो TNT ए ऑप्शन, बी है TNG, सी है RDX, डी है डायनामाइट। तो इसका ऑप्शन सी सही है। RDX जो होता है इसे ही प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं। और ये तीनों होते हैं, इन्हें जो है रासायनिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्वनि की गति निर्भर करती है तो माध्यम के घनत्व, आवृत्ति, माध्यम के घनत्व, प्रत्यास्थता पर, या फिर केवल माध्यम की प्रत्यास्थता पर, या फिर केवल माध्यम की आवृत्ति पर। तो इसका बी ऑप्शन सही है, माध्यम की घनत्व और प्रत्यावस्था पर निर्भर करती है, मतलब डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी के माध्यम पर निर्भर करती है ध्वनि की गति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अवरक्त किरण, रेडियो किरण, या पराबैंगनी विकिरण, बी है एक्स किरण, गामा किरण, दृश्य प्रकाश, सी है एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, डी है रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश और गामा किरण है। तो इसमें ये बढ़ते क्रम में तरंगदैर्घ्य के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो एक्स किरण होती है इसकी सबसे कम होती है, मतलब कम होती है, पराबैंगनी की उससे ज़्यादा होती है, दृश्य प्रकाश की उससे ज़्यादा होती है। इसको हम डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। एक जैसे होती है में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे कम की बात करें कि किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, तो ये गामा किरणों की होती है। गामा की सबसे कम होती है, फिर उसके बाद एक्सरे की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट की होती है, पराबैंगनी की, फिर दृश्य प्रकाश की होती है, उसके बाद फिर होती है अवरक्त की होती है, और उसके बाद जो होती है माइक्रोवेव की होती है, और उसके बाद बात करें तो रेडियो की होती है। मतलब रेडियो की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और गामा की सबसे कम होती है। ठीक है, ये बीच में आपके पूरे फैक्टर हैं। और अगर ऊर्जा की बात करें, एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा गामा किरणों में होती है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा गामा किरणों में होती है। और ये जो रेडियो तरंगें होती है इसमें ऊर्जा कम होती है, इसीलिए इनकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है रेडियो तरंगों की, और गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और जो ये तरंग दैर्घ्य की बात करें तो जैसे ये इनका ये विचलन होता है, ऐसे ऐसे जो ये चलती है ना, तो ये इनका रेडियो तरंगों का बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो ये गामा किरणें होती हैं ये लगभग सीधी चलती हैं, बहुत कम इनका विचलन होता है, देखने को मिलता है। तब इसीलिए जो इनकी वेधन क्षमता ज़्यादा हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है? तो फर्स्ट है पूर्व आंतरिक परावर्तन, और बी है व्यतिकरण से, सी है विवर्तन से, और डी है अपवर्तन से। तो ऑब्वियसली इसका तो मैंने कल ही डिस्कस किया था। तो डी ऑप्शन है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका प्रकाश का थोड़ा सा विचलन हो जाता है, वो ऊपर उठी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये अपवर्तन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय सेल का उदाहरण है? तो फर्स्ट है वोल्टी सेल, बी है इमरजेंसी लाइट, सी है डेनियल सेल, डी है शुष्क सेल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो इमरजेंसी लाइट होती हैं ये जो है द्वितीय सेल का उदाहरण होती है। इसमें होता क्या है, जैसे जो रिचार्जेबल जितनी सेलें होती हैं वो उन्हीं को ही द्वितीय सेल कहते हैं, और ये प्राथमिक सेलें होती हैं सारी। ठीक है, रिचार्जेबल सेल क्या मतलब, जिसको विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे ये हम लोग अपने सेल फोन की बैटरी मान सकते हैं, इसे ये द्वितीय के आधार पर आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें केशिका नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह निर्भर करेगा? केशिका नली के घर्षण पर, त्रिज्या पर, बनावट पर, या स्थूलता पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, त्रिज्या पर। क्योंकि जैसे कोई बीकर में है और उसमें पानी भरा हुआ है इस बीकर में, तो इसकी जितनी पतली ये केश नली होगी उतना ही ऊपर पानी चढ़ेगा, जितनी चौड़ी होगी उतना ही कम पड़ेगा। तो इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसकी केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन सही है। तो हमने यहाँ
25 क्वेश्चन हमने अपने पूरे कर लिए हैं। आज के लिए आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए इसका, और आप लोग आंसर दिया करो तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग चलो हाँ थोड़ा सा चीज़ों को सर्च करते हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते समय खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। आ रहा है कि खड़े होने पर गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।